मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास 7 के लिए पाठ काल को पढ़ना है। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी काम जिस समय हो रहा है उस समय बोध को ही काल कहा जाता है। अब काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान से अर्थ इस प्रकार है कि जो अभी चल रहा है, जो काम अभी अभी हम कर रहे हैं, जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया वह भूतकाल का प्रतीक है। जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, यह भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत तथा हेतु मदभूत। यह भूतकाल का 6 भेद है। इससे यह पता चलता है कि कोई क्रिया जो है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, कोई क्रिया अभी अभी तुरंत समाप्त हुई है, कोई क्रिया समाप्त होने पर है। तो ये 6 भेद जो हैं क्रिया के, वह इस प्रकार से उदाहरण स्वरूप से आप समझ सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, यह क्रिया बहुत पहले हो चुकी है। यह सामान्य भूत है, सब लोग इन बात को जानते हैं। आसन्न भूत वह क्रिया जो अभी अभी पूर्ण होने का बोध कराता है। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आ गई, यानी वह काम तुरंत हुआ है, अभी तुरंत समाप्त हुई है, इसलिए यह आसन्न भूत है। पूर्ण भूत जिस क्रिया से कार्य को बहुत पहले समाप्त होने का बोध होता है वह पूर्ण भूत कहलाता है। जैसे दादाजी शहर जा चुके थे। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में प्रारंभ हुआ किंतु समाप्त नहीं हुआ वह अपूर्ण भूत है। जैसे रवि उपन्यास पढ़ रहा था। यानी इस उदाहरण से पता चलता है कि हमें पता नहीं है कि वह उपन्यास पढ़ के खत्म किया या नहीं किया। यह उदाहरण है अपूर्ण भूत का। संदिग्ध भूत जिस क्रिया से कार्य को बीते हुए समय में पूर्ण होने का संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूत कहते हैं। शायद गाड़ी छूट गई होगी, शायद उसकी गाड़ी छूट गई होगी। पिताजी ऑफिस पहुंच चुके होंगे। काल्पनिक क्वेश्चन है, पता नहीं कि वह पहुँचे होंगे या नहीं पहुँचे होंगे, तो यह संदिग्ध भूतकाल है। हेतु मदभूतकाल का अर्थ होता है जो क्रिया एक दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है वह हेतु भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। यह हेतु मदभूत का उदाहरण है, क्योंकि सफल होना उसके मेहनत पर निर्भर करता है। वर्तमान काल का कुछ उदाहरण अब इस प्रकार है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान जो क्रिया की सामान्य रूप से सभी के लिए जानकारी में है। शेर दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, यह सामान्य क्रिया है, इसको सब लोग जानते हैं। अपूर्ण वर्तमान वह क्रिया जो चल रही है, वर्तमान में चल रहे होने का बोध कराता है, वह अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे धोबी कपड़े धो रहे हैं, यह अपूर्ण वर्तमान का बोध है। संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल होने का बोध होता है उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं।
शायद स्कूल बंद होगा। यह वर्तमान काल का उदाहरण है। भविष्यत काल, जिस क्रिया से उसके आने का बोध होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मत भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल का अर्थ है कि जिस कार्य से सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वे फल खाएंगे, वर्षा होगी, यह संभाव्य भविष्यत काल है, संभावना है ऐसी। हेतु मत भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल जिस रूप से कार्य की संभावना बनी रहती है, शायद मैं पास हो जाऊंगा, शायद पिताजी बाजार जाएं, यानी वह क्रिया जो है दूसरे पर निर्भर है। मेरे पास होने का फल जो है वह दूसरे के हाथों टिका हुआ है, इसलिए ऐसी क्रिया जो है वह संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। हेतु मत भविष्यत काल, जब भविष्यत काल की एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है तो वह हेतु मत भविष्यत काल कहलाता है। जैसे यदि वर्षा बंद होती तो मैं स्कूल जाऊंगा, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यह क्रिया जो है वह हेतु मत भविष्यत काल के अंतर्गत है। तो क्रिया में काल का बहुत बड़ा महत्व है। समय बोध से पता चलता है कि कौन क्रिया कब हो रही है, कब होगी, कब होने वाली है। इसलिए व्याकरणिक दृष्टिकोण से समय का बोध कराने वाला जो यह सब उदाहरण दिया जाता है, इससे व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में हो रहे कार्य का पता चलता है। अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से यह परिभाषित सही नहीं होता है तो हमें असमंजस की स्थिति होती है कि क्रिया कब हुई थी, कब होगी, कब क्या होगी, तब हम स्पष्ट रूप से यह समझ नहीं पाते हैं। इसलिए व्याकरण में काल को इस तरह से दर्शाया जाता है और वाक्य के द्वारा, उदाहरण के द्वारा लोग कार्य के करने की अवधि को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कोई भी कहानी या कविता जो लिखी जाती है उसमें काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहानी में जब हम वाक्य का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं तो वह गलत हो सकता है। जैसे अगर हम कहानी में यह वर्णन करते हैं किन्हीं के बारे में जो मृत हो चुके हैं, उनके बारे में अगर हम है लगाते हैं तो सुनने वाले को यह लगता है कि यह तो भूतकाल की बात है, यह बात तो समाप्त हो गई, लेकिन इसमें है लगा हुआ है, यह स्पष्टतः गलत है। जो काम अभी चल रहा है और उसमें अगर हम था का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल गलत लगता है कि यह काम अभी चल रहा है और यह था का प्रयोग कर रहे हैं, चुका का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके वाक्य में काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इससे यह बोध होता है कि अभी हमारे पढ़ाई कराने का जरिया जो है वह चल रही है। अगर इस बात को मैं इस तरह से बताऊं कि पढ़ाई करा रही थी तो मेरी क्रिया के समाप्त होने का बोध होता है, और मैं अगर इस प्रकार बोलती हूँ कि मैं पढ़ाई करवाऊँगी तो यह हमारे संभाव्यता का बोध कराता है। इसलिए काल का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई भी काम जो होता है वह समय या अवधि के तहत होता है। समय का प्रयोग में अगर हम वाक्य को सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें संदेह की स्थिति बनी रहती है, सुनने वाले को भी स्पष्ट निर्णय नहीं मिल पाता है। इसलिए बच्चों, समय बोध का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ सोच समझकर
आप बातों को लिखने में प्रयोग करें, बोलने में प्रयोग करें, ना तो बातों का मतलब कुछ और ही हो जाता है। इसलिए समय बोध के लिए काल को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है, पाठ में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उससे स्पष्ट रूप से साहित्य का बोध होता है। साहित्य में किस तरह से समय बोध का प्रयोग करना चाहिए यह परिभाषित तौर पर बताया गया है। धन्यवाद।